हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतिशय एकेडमी। आज हम पतंग नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। पतंग नामक कविता आलोक धनवा जी ने लिखी है। आलोक धनवा जी का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में मुंगेर नामक स्थान पर 1948 में इनका जन्म हुआ था। इनकी सबसे पहली रचना थी जो एक कविता थी, जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। इनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। यह इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जिसमें अनेक कविताएं और जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी है उनका संकलन है। उसी में से पतंग नामक कविता जो कक्षा 12 की आरो नामक पुस्तक में है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। कविता में कवि ने प्रकृति की मनोरम छटा का वर्णन किया है, साथ ही बाल मन की उमंगों का भी वर्णन किया है। बाल मन में किस किस प्रकार की उमंगें रहती है और पतंग को लेकर के उनके मन में कितना उत्साह रहता है। गिरने पड़ने का भी उन्हें कोई डर नहीं होता है और उनके पैरों में इतनी गति आ जाती है कि वो छतों पर भी, एक छत से दूसरी छत पर जाने के लिए भी वो तेज़ी से भागते रहते हैं। तो यहाँ हम कविता को देखेंगे। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो यहाँ कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि ऋतुएं सदा परिवर्तनशील रहती है। एक ऋतु आती है, उसके बाद दूसरी ऋतु आती है। तो यहाँ वर्षा ऋतु के बाद का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। उस समय मौसम बिल्कुल साफ रहता है, बादल नहीं रहते हैं। भादों के महीने में बारिश होती है, बौछारें गिरती है और बादलों का भी आकाश में छाया रहता है बादल, जिससे धूप साफ नहीं होती है। लेकिन भादों के महीने के बाद, जब भादों का महीना चला गया, तेज बौछारें ख़त्म हो गई और उसके बाद जो मौसम आया शरद ऋतु का, तो उस शरद ऋतु के सवेरे की यहाँ कवि ने बात की है कि शरद ऋतु का जो सवेरा हुआ वो कैसा लग रहा है, मानो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जब सुबह होती है तो सुबह सूरज की लालिमा का वर्णन किया है कि सूरज की लालिमा की वजह से ऐसा लग रहा है सवेरा जैसे खरगोश की लाल आंखें चमक रही हो। शरद आया पुलों को पार करते हुए। जो शरद ऋतु है, बड़े लंबे समय के बाद बड़े लंबे सफ़र को पार करते हुए, यानी कि पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन हुआ है। और ये शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी जो धूप है वो बिल्कुल साफ चमक रही है और जो शरद ऋतु है वह धूप की चमकीली साइकिल पर सवार होकर के तेज गति से आई है। और कैसे आई है? घंटी बजाते हुए। यानी कि वह जो शरद ऋतु है उसका मानवीकरण किया गया है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि कह रहे हैं कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल पर बैठ कर के तेज तेज घंटी बजाते हुए आ रही है और घंटी बजाने के साथ ही वो क्या इशारे करती है? वह इशारे कर रही है चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारों से वह बालकों को बुला रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। तो यहाँ शरद ऋतु के लिए कहा गया है कि शरद ऋतु तेज धूप में, यानी तेज धूप की साइकिल पर सवार होकर घंटी बजाते हुए बालकों को पतंग उड़ाने के लिए इशारे करती हुई आई है और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी जो धूप की जो चमक है उसको इशारों के लिए संकेत दिया गया है कि मानो शरद ऋतु अपनी चमकीली धूप से, और ये धूप कैसी होती है? ये सुहावनी होती है, गर्मी की धूप नहीं है, ये शरद ऋतु की धूप है। शरद ऋतु की धूप में आदमी बाहर निकलता है तो वो धूप उसे चुभती नहीं है। तो यहाँ चमकीले इशारे बालकों के लिए किए गए हैं कि सब आ जाओ और पतंग उड़ाने का मौसम हो गया है।
आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, देखो शरद ऋतु ने क्या किया, आकाश को बिल्कुल मुलायम बना दिया ताकि बच्चे आसानी से पतंग उड़ा सके और पतंग की ओर आसानी से देख सके। ऐसी धूप उनको आंखों में नहीं चुभेगी। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है, साथ ही बालकों के बारे में भी बता रहा है कि शरद ऋतु ने बालकों को पतंग उड़ाने के लिए आकाश को भी इतना मुलायम बना दिया है कि बच्चे जब पतंग की ओर देखें तो उन्हें धूप की चमक उनकी आंखों में नहीं चुभ सके और वो पतंग को और अधिक ऊंचाइयों पर उड़ा सके। अब यहाँ पतंग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़, जो पतंग का कागज़ होता है वो सबसे पतला होता है और सबसे हल्का होता है और रंग बिरंगा होता है। तो रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ सके, जो कि दुनिया का सबसे हल्का कागज़ है उससे बनी हुई पतंगे हैं। दुनिया का सबसे पतला है, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखो यहाँ पर फिर प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये तितलियों की सी नाजुक दुनिया, जो बालकों की दुनिया है, उनके अंदर जो उत्साह और उमंग होता है पतंगों को लेकर, उसके लिए कहा गया है कि तितलियों की जो ये नाजुक दुनिया है उसमें कैसा माहौल हो जाएगा जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे, सीटियाँ बजाएंगे, किलकारियाँ मार मार के हंसेंगे। उनकी पतंग ऊंचाइयों पर, जितनी ऊंचाइयों पर जाएगी उतनी ही उनके चेहरे पर खुशी होगी। तो इस नाजुक दुनिया में शरद ऋतु के आगमन के साथ ही बालकों का भी आगमन हुआ है पतंग उड़ाने के लिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, या बालकों का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जब बच्चे पतंगों के पीछे दौड़ते हैं तो उनकी गति देखिए, बहुत अधिक गति होती है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बच्चे नहीं, पृथ्वी घूम रही है। उनके जो पैर है वो इतने मुलायम हैं जैसे कि कपास बहुत मुलायम होती है, रुई जिसको हम बोलते हैं। तो उस रुई यानी कि कपास के समान उनके नरम नरम पैर इस पृथ्वी को नाप लेते हैं। पृथ्वी की जो गति है वह भी, जैसे उनके पैरों की गति बढ़ती है तो वो इतना तेज़ गति से भागते हैं कि मानो पृथ्वी ही घूम रही है। और उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, पृथ्वी कहाँ आ रही है घूमती हुई? उनके बेचैन पैरों के पास, जबकि उनको पतंगों के पीछे दौड़ने में कोई सुध नहीं रहती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी उनके पैर कैसे हैं? बिल्कुल कपास की तरह नरम नरम। तो छतें कठोर होती है लेकिन उनके नरम पैर उन छतों को भी नरम बना देते हैं, यानी वो छतों पर पतंगों के उत्साह और उमंग में कठोर छतों पर भी दौड़ लगा लेते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और ऐसा प्रतीत होता है जब वो अपने नरम नरम पैरों से कठोर छतों को पार करते हुए जाते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है, जो ये प्रतीत करवाती है या ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है, मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है, संगीत सुनाई देता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जिस प्रकार से हवा चलती है, पेड़ों की डालें इधर उधर घूमती है, उसी वेग से वो बच्चे भी एक छत से दूसरी छत पर, एक स्थान से दूसरी स्थान पर पेंग भरते हुए चले जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे।
देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक, छत है, छतों के किनारे किनारे पर भी वो दौड़ लगाते हुए जाते हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, बस उन्हें तो पतंग दिखाई दे रही है उस समय। तो पतंगों की डोर के सहारे सहारे वो छतों के किनारे किनारे से दौड़ लगा लेते हैं। उस समय उन्हें गिरने से बचाता है कौन? उनका पतंगों के प्रति जो उत्साह है वह उन्हें बचा लेता है। और उनके शरीर के अंदर जो रोमांच है, पतंगों के लिए जो उत्साह और रोमांच है, उनके शरीर का संगीत ही उन्हें गिरने से बचा लेता है। यानी छत से गिर भी जाते हैं बच्चे तो उनके मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन अगर वो किनारे किनारे से आसानी से चल पाते हैं, गिरने से बच पाते हैं, तो उनके अंदर और उत्साह हो जाता है और उनका भय निकल जाता है कि हम तो यहाँ से भी आसानी से चल पा रहे हैं। यानी जो गिरने की दुर्घटना का डर बना रहता है वह उन्हें अब नहीं रहता है, क्योंकि उनके जो गिरने का भय है, उनके मन में जो उत्साह बना हुआ है पतंग के प्रति, उनके शरीर में जो रोमांच है वही उन्हें गिरने से बचा लेता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो पतंग और पतंग की डोर की ओर, जो कि ऊंचाइयां छू रही है, उसकी ओर ही रहता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और उन्हें कौन बचाता है? पतंगों की ऊंचाइयां महज एक धागे के सहारे। यानी उस समय उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है पतंग और पतंग के धागे पर। वो पूरी तरह उन पर निर्भर रहते हैं कि कहाँ हमारी पतंग है। जो पतंग की ऊंचाई है वह उन बच्चों को संभाल लेती है, महज एक धागे के सहारे ही उन्हें बचा लेती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने रंध्रों के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। यानी जो उनके शरीर का रोमांच है उनके अंदर पैदा होता है, उस पतंग के साथ साथ चलने के लिए उनके अंदर रोमांच पैदा होता है, वही उन्हें बचा लेता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वह कभी गिरते हैं तो उनके मन में डर हो जाता है, लेकिन ऐसे खतरनाक छतों के किनारे से अगर वो बच निकलते हैं और अपने पतंगों के पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो उनके मन के अंदर जो डर है वह डर भी ख़त्म हो चुका होता है। और वो ख़त्म हो चुका डर उनको और अधिक निर्भय निडर बना देता है, और बिल्कुल निर्भय होकर के वो उस शरद ऋतु के मौसम में उस सुनहले सूरज के सामने और अधिक उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। यानी पतंग उड़ाने का उत्साह और उनके मन में बढ़ जाता है। ऐसे में जो पृथ्वी है वह और भी तेज घूमती है, अर्थात उनके पैरों में जो गति है वो और अधिक बढ़ जाती है। उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी आने का मतलब है कि उनके अंदर जो बेचैनी थी डर की वजह से, वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है और उनके पैरों की गति बढ़ जाती है। अब आगे इनमें प्रश्न हैं, तो प्रश्न को आप देख लीजिए। अर्थ के साथ ही इन प्रश्नों को अच्छे से हल किया जा सकता है। और आगे आने वाले वीडियो में हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड टीचर का, फर्स्ट ग्रेड टीचर का, तो उसके हिसाब से भी हम आगे प्रश्न बनाने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।